कभी ना कभी ऑलमोस्ट सबको जो है सीवियर एसिडिटी हुआ होगा, छाती पे दर्द हुआ होगा। तो ये सब क्यों होता है और इसका कारण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज दोस्तों बात करते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की, जिसे हम लोग अपना कॉमनली GERD बोलते हैं, या फिर जो है कॉमन लैंग्वेज में सब लोग बोलते हैं रिफ्लक्स सिम्टम्स हो रहे हैं। देखा जाए तो कभी ना कभी ऑलमोस्ट सबको जो है सीवियर एसिडिटी हुआ होगा, छाती पे दर्द हुआ होगा। तो ये सब क्यों होता है और इसका कारण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हम लोग का सीधा अपना फूड पाइप से जाते हुए स्टमक के अंदर जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये हमारा इसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद वो खाना हम लोग के पेट में जाता है, इससे हम लोग अपना स्टमक या अमाशय बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद अपना नीचे अपना छोटी आंतों में। तो एसिडिटी या ऐसी क्यों होती है, इसका कारण क्या है? एसिडिटी का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अब पहले हम अगर इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करें कि एसिडिटी या रिफ्लक्स होता क्यों है, या जो है किसी भी कारण से हम लोग का जो यहाँ का खाना या एसिडिटी ऊपर रिफ्लक्स हो रहा है, तो इसको और यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग अपना GERD बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक जो है स्फिंक्टर होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ मस्कुलर रिंग, इसे हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है एसिडिटी या खाने को ऊपर रिफ्लक्स प्रिवेंट करने के लिए। एक डायफ्राम होता है जो कि हमारे छाती और पेट के बीच में एक छल्ली होती है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है अपना रिफ्लक्स सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब में जो है प्रॉब्लम आती है, और हम लोग का जो खाना है या एसिड है ऊपर रिफ्लक्स करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, कारण क्या है? ये बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो आजकल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मोटापा या ओबेसिटी। जब भी हमारे पेट में ओबेसिटी बढ़ जाती है, पेट के अंदर चर्बी बढ़ जाती है, तो वो करता क्या है कि स्टमक को पुश कर रहा है, धीरे धीरे स्टमक को पुश करता रहता है और स्टमक में प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, और ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म होता है क्या कि धीरे धीरे करके हमारे जो स्फिंक्टर्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, और खाना या एसिड जो है ऊपर रिफ्लक्स करने लगता है। रिस्क फैक्टर्स में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहला कारण मोटापा है। इसके अलावा जो है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लगातार अल्कोहल लेते हैं, अगर देखा जाए तो बाहर का खाना, फास्ट फूड खाना, जब हम लोग खाना खाते हैं और ढेर सारा खाना खा लेते हैं कि वो मतलब जो ऐसे कि पेट एकदम भर जाता है, तो वो फिर अक्सर क्या होता है कि अपना रिफ्लक्स होने लगता है। इसका जो है अपना केवल घरेलू उपचार से इसको ठीक कर सकते हैं। हम देखेंगे इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कन्वेंशनल सिम्टम्स होते हैं, फिर एक एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं, और फिर एक होता है वरीसम सिम्टम्स। तो पहले अगर हम कन्वेंशनल सिम्टम्स या नॉर्मल जो है मरीज क्या बताता है, उसको प्रॉब्लम क्या होती है, वो अक्सर बताता है कि जो है उसकी छाती में जलन हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है, इसे हम लोग हार्टबर्न बोलते हैं। ये सबसे कॉमन सिम्टम है इसका। फिर इसके अलावा जो है उसको फील होता है कि उसका खाना मुंह में आ रहा है, उसके पेट में यहाँ पर ऊपरी हिस्से पे दर्द हो रहा है, उसको जो है बार बार डकारें आ रही हैं। अगर हम लोग बोलें कि एटिपिकल सिम्टम्स, उसमें होता क्या है कि रिफ्लक्स डिजीज हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा मरीजों को बार बार जो है खांसी आ रही है, एसिडिटी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा किसी के मुंह से आप बोलते, वो मरीज बताते हैं कि जो है भाई बैड ब्रेथ हो रहा है, यानी जो है कि मुंह से बदबू आ रही है। अक्सर जो है अगर हमारे सिम्टम्स कंट्रोल ना हो तो ये निमोनिया एवं अस्थमा तक कर देते हैं। होता क्या है कि बार बार एसिडिटी की वजह से जो हम लोग का ये वाला रास्ता जो है इसोफेगस का निचला हिस्सा जो है सिकुड़ जाता है, इसे स्ट्रिक्चर बोलते हैं या पेप्टिक स्ट्रिक्चर भी बोलते हैं। जिसे बैरेट इसोफेगस होता है, इसमें होता क्या है कि बार बार एसिडिटी और रिफ्लक्स की वजह से, एसिड जाने की वजह से हमारा वहाँ की ऊपरी परत जो है खराब होने लगती है, और उनमें जो है शुरुआती दौर के अपना चेंजेस आने लगते हैं, कैंसर के कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो कुछ लंबे समय के बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस बीमारी के बारे में हम सब लोग को मालूम होना चाहिए, उसको हम लोग अपना सही समय पे पहचान लें और सही समय पे इलाज कर लें। तो अब अगर इलाज की बात करें तो इलाज जो है इसका नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई पहला सबसे जो कॉमन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अगर इसी पे ध्यान दिया जाए तो हम मैक्सिमम टाइम इसी से कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को। दूसरा मेडिसिन से यानी दवाइयों से,
और तीसरा, अगर इन दोनों से भी ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी द्वारा। ओके, अब जैसे अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग खाना जो है रात में स्पेशली बहुत हल्का खाया करें, और खाना खाने के बाद जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक हम सोए ना। होता क्या है कि भाई मरीजों ने अगर रात में जो है ढेर सारा खाना खा लिया और खाना खा के लेट गए तो ऑब्वियसली जो है पूरा जो है अपना जो है प्रेशर पड़ेगा और वो खाना ऊपर रिफ्लेक्स करेगा। बाहर का खाना अगर बार बार खा रहे हैं, एक बार में ढेर सारा खाना खा ले रहे हैं, तो हमारे कुछ समय के बाद स्फिंक्टर्स वीक हो जाते हैं और रिफ्लेक्स होने लगता है। फिर अगर हम जो है अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो आजकल जो है मतलब एंटासिड्स के टैबलेट्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, जो कि मतलब अगर बोला जाए तो ऑलमोस्ट जो है जीआरडी को ठीक कर देते हैं। बहुत कम केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है तो पहले हमेशा से डॉक्टर को जाके दिखाए ज़रूर। सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे या तो वरीसम सिम्टम्स आ रहे हों, जैसे कि उसमें सिकुड़न आ रही है या हमें कैंसर का शक लगने लगा है, या फिर जो है हमारी एसिडिटी या जीआरडी हम लोग की ठीक नहीं हो रही है। हम लगभग जो है 6 महीने से ज़्यादा दवाई ले चुके हैं, हम लोग जो है पीपीआई की दवाई मरीज़ जो है वो अपना डबल डोज पे ले रहा है तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर जीआरडी के साथ में हाइटल हर्निया भी है और हर्निया का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तब भी सर्जरी ही हमेशा से एडवाइजेबल है कि इसकी सर्जरी करनी चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ें हैं सर्जरी के बारे में, और उसको किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम लोग अपना बाद में बात करेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि जब भी प्रॉब्लम हो हमेशा से जो है डॉक्टर्स को दिखाएं और कंसल्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब कि तुरंत उसको जो है अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हो सकता है कि हमें एंडोस्कोपी करनी पड़े और उसके हिसाब से अपना इलाज आगे किया जाए।